आधी रात के वक्त अचानक चाची ने मेरे फोन पर फोन करके कहा कि उनकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इसलिए मैं उनकी मालिश कर दूं। मैं उनके कमरे में पहुंच गया। उसके बाद मैं बहुत ही हल्के हाथों से उनकी मालिश करने लगा, जिससे उन्हें आराम मिलने लगा और हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चाची ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किन किन चीजों का शौक है, तो मैं उन्हें बताने लगा कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है, जिसमें बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये मेरा फेवरेट है। मैंने चाची से पूछा कि और आपको क्या-क्या पसंद है, तो वह मुझे भी अपनी पसंद नापसंद बताने लगी। फिर वह अचानक उठकर बैठ गई और मुझसे बोली कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाची ने ना जाने क्यों बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि लेकिन मुझे काले घोड़े की सवारी पसंद है। और फिर उन्होंने जिस तरह से देखा, उससे मैं बुरी तरह से सहम गया। मेरे पूरे शरीर में एक भयंकर सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे और उनके बीच पसर चुका था। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहे। मेरी चाची कम उम्र की और बहुत खूबसूरत औरत थी, और उनको ऐसी बातों ने तो मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपना आपा खो दिया और फिर मैंने चाची को, मेरा नाम अनिल है। मैं 18 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान हूँ। मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे स्कूल की पढ़ाई जब कंप्लीट हुई, तो पापा एक अच्छे कॉलेज की मेरे लिए तलाश करने लगे कि इसी बीच मेरे चाचा जी, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, उनका पापा के पास फ़ोन आया और फिर उन्होंने हम सभी लोगों के हाल-चाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें ऐसी खबर सुनाई, जिसे सुनकर हम दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। दरअसल मेरे चाचा की आज से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही चाचा और चाची के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। घर वालों ने दोनों ही लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन चाची चाचा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और फिर वह उनके तलाक देकर चली गई। उनके तलाक की वजह मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि उस वक़्त मैं छोटा भी था, और दूसरी बात कि चाची चाचा पर कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी और चाचा चाची पर कौन गलत कौन सही, यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दोनों लोग दूसरे शहर में अकेले ही रहते थे। इस वजह से जब चाचा ने अपना फैसला सुना दिया कि वह चाची के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मजबूरन घर वालों को भी उनका यह फैसला मानना पड़ा और उसके बाद वह दोनों अलग हो गए। चाचा विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन वह बीच-बीच में घर आते-जाते रहते थे। बात करते-करते जब चाचा को यह पता चला कि पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूँढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज हैं, इसलिए आप अनिल को यहाँ भेज दीजिए। और वैसे भी मैं अनिल को यहीं पर बुलाने वाला था, क्योंकि अभी मेरी नई-नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी सौम्या को इस शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर अगर अनिल यहीं पर आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और यहीं रहता है, तो इससे अच्छी बात तो और कोई भी नहीं हो सकती। इस तरह से अनिल भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा और सौम्या भी अकेले नहीं रहेगी और मैं आराम से बेफ़िक्र होकर विदेश वापस जा सकता हूँ। पापा को भी चाचा जी की बात ठीक लगी और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि अब मैं चाचा के यहाँ जाकर वहीं रहकर अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले हफ्ते ही मैं चाचा के घर पहुँच चुका था। चाचा मुझे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फ़िक्र नहीं रहेगी। चलो, तुम्हें तुम्हारी चाची से मिलवाता हूँ। वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है, तब से वह तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वह अकेले कैसे रहेगी। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम स्वभाव के बहुत ही हँसमुख हो, तो वह खुश हो गई, क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, खूब हँसी-मज़ाक करने वाली और खूब बोलने वाली। मैं जैसे ही चाचा के घर पहुँचा और सामने मेरी चाची ने दरवाज़ा खोला, तो उन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गया।
चाची तो चाचा की बिल्कुल आधी उम्र की थी। वह मुझे देखने में 20 साल की कमसिन कली लग रही थी और खूबसूरती तो उनकी इतनी ज्यादा थी कि वह किसी परी से कम नहीं थी। किसी हीरोइन के जैसी कद काठी और चेहरे पर चमक, इतनी गजब की परियां भी फेल हो जाए। उनके काले लंबे घने बाल जो उस वक्त खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकाना ही भूल चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह मेरी नई चाची हैं। मैं अपनी ही दुनिया में गुम था कि तभी चाचा ने मुझे एक झटके से सपनों से बाहर निकाला और कहा, क्या हुआ अनिल? यह तुम्हारी चाची है, मिलोगे नहीं? मैंने तुरंत ही उन्हें नमस्ते बोला और फिर घर के अंदर आ गया। चाची मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नजर चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे चाचा, जो कि तकरीबन 34 या 35 साल के होंगे, उनसे एक अलग 20 साल की लड़की ने शादी कर ली। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है चाची की भी उम्र इतनी ही हो जितनी चाचा की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है अब कि वह किसी 20 साल की लड़की के जैसे ही दिख रही है। खैर जो भी हो, लेकिन चाचा बहुत खुश नसीब है जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद चाचा अपनी पैकिंग करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह ही फ्लाइट से विदेश के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई। वह बोले कि इसमें इस शहर के सभी अच्छे कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं। तुम इनमें से किसी को भी चूज करके एडमिशन ले सकते हो। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गया। उसके बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि देखो अनिल, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी चाची को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और है, तुम्हारी चाची को अभी कुछ दिन पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई है, जिसमें उसके शरीर की काफी मांसपेशियां खिंच गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यह बताया कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा और जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए तुम उसका थोड़ा-सा ख्याल रखना और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखाना। इसके अलावा तुम्हारी चाची तुम्हें जो भी काम बताए, तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। मैंने चाचा से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, मैं चाची का पूरा ख्याल रखूँगा और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूँगा। इसके बाद अगली सुबह चाचा विदेश के लिए निकल गए और मैं और चाची बिल्कुल ही अकेले इस घर में रह गए। अभी क्योंकि मैं और चाची एक दूसरे के लिए नए-नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया, जहां पर मुझे एडमिशन लेना था और मैंने वहां जाकर दाखिला ले लिया। इसके बाद धीरे-धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे और मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, जहां पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई और इधर मैं और चाची अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि तभी रात के समय चाची ने मुझे आवाज लगाई। मैं तुरंत ही भागकर किचन की तरफ गया तो यह देखकर दंग रह गया कि चाची ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। वह गाउन जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी नजरों को दूसरी दिशा में घुमा लिया। चाची मुझसे बोली, अनिल, क्या तुम चाय पियोगे या कॉफी? मैंने चाची से कहा कि मैं कॉफी पी लूंगा और उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा। तो चाची ने मुझे रोक लिया। वह बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बस 2 मिनट में ही कॉफी बनाती हूँ। उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफी पियेंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। चाची की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह की भावनाएं आ रही हैं और यह सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ाई कर रहा हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बातें सुने बिना ही वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद चाची मेरे लिए कॉफी का मग कमरे में ही ले आई, लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफी देने लगी कि तभी थोड़ी-सी कॉफी मेरे ऊपर ही गिर गई, जिससे वह घबरा गई और उसको पोंछने लगी। पर उन्होंने जब यह सब किया, तो एक बार
फिर से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत ही उठकर पीछे हट गया। मैंने उनसे कहा कि आप फ़िक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप आराम से जाकर सो जाइए और मैं तुरंत ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वह मेरी चाची है, भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, वह मेरी माँ समान है और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बाद एक दिन चाची और मैं शॉपिंग पर गए। वहाँ पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और चाची के लिए भी। और उस दिन मुझे पता चला कि चाची की उम्र सच में 20 साल की है। मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया कि आपको चाचा कहाँ मिले? तो वह कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे चाचा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे चाचा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहीं से हमारी मुलाकात धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने बुआ और फूफा के घर पर ही रही थी। लेकिन वह लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और जब मुझे तुम्हारे चाचा का साथ मिल गया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे चाचा के साथ शादी करके अब मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मैंने चाची से कहा, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मेरे चाचा बहुत ही अच्छे हैं। चाची कहने लगी कि हाँ, सो तो है। तुम्हारे चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, वह यहाँ से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फ़िक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए वह तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए। बाकी सब चीज़ तो ठीक चल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से चाचा विदेश गए थे, तब से ही चाची घर में जो भी कपड़े पहन रही थी, वह मुझे दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे। क्योंकि वह कपड़े कुछ ज़्यादा ही खुले-खुले थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि चाची इन सब बातों पर ध्यान ना देती हों और फिर उनकी नज़र में तो मैं उनके बेटे के समान हूँ और बस इसीलिए वह इस तरह के कपड़े आराम से मेरे सामने पहन रही हैं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। इधर मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, जिसमें मुझे अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट तैयार करने को दिए गए थे, जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि वह मेरे घर पर आकर प्रोजेक्ट तैयार करेगा, क्योंकि उसका परिवार काफ़ी बड़ा था और वह अपने घर में प्रोजेक्ट को आराम से तैयार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर में हर वक़्त बहुत ज़्यादा शोर होता रहता था और मेरे घर पर तो सिर्फ़ मैं और चाची ही थी और कोई छोटा बच्चा भी नहीं, जो हमें डिस्टर्ब करता। इसी वजह से मेरा दोस्त रोहन प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज़ कॉलेज के बाद मेरे साथ घर आने लगा और उसकी भी चाची से दोस्ती हो गई। चाची भी हमारे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने लगी। मुझे चाची का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। मेरा दोस्त जब भी घर आता, तो चाची उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती, जिससे वह चाची की बहुत तारीफ़ करता था। कि तुम्हारी चाची तो कहीं से भी तुम्हारे साथ और मेरे साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करती है, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी चाची नहीं बल्कि हमारे कॉलेज की कोई दोस्त हो। बातों ही बातों में मेरे दोस्त ने चाची से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। यह बात सुनकर चाची का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उनके बुआ फूफा ने तो उन्हें बड़ी मुश्किल से 10वीं कक्षा पास करने दी। उसके बाद तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते और इसी वजह से वह चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। मैंने चाची से कहा कि लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी कोई खास उम्र भी नहीं है, इसलिए आप चाहे तो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि चाचा इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे। इसलिए आप एक काम करिए, मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। यह सुनकर मेरा दोस्त भी बहुत खुश हो गया। वह कहने लगा कि हाँ, आप भी वहीं पर आ जाइए, फिर हम तीनों लोग खूब मस्ती करेंगे और जमकर पढ़ाई भी करेंगे। चाची मुस्कुराते हुए बताने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी है, जिसकी वजह से मुझे कई बार अचानक से शरीर में दर्द उठने लगता है। इसलिए मैं हर रोज़ फिलहाल तो कॉलेज नहीं जा सकती और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है, तो मुझे अपनी गृहस्थी भी देखनी है और आगे मेरे बच्चे होंगे, तो फिर मैं कॉलेज के साथ-साथ बच्चों को कैसे मैनेज करूँगी? हर रोज़ कॉलेज जाना मेरे बस की बात नहीं हो पाएगी। उनकी यह बात सुनकर मैं और
मेरा दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए। मैंने चाची से कहा, तो फिर आप एक काम करिए, आप डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लीजिए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। मेरी यह बात सुनकर चाची और रोहन दोनों के ही चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगे कि अरे वाह! ये आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया। और फिर हम लोग तुरंत ही चाची के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूँढने लगे और कुछ देर के बाद ही हमने कॉलेज को फाइनल भी कर दिया। लेकिन चाची ने कहा कि ये सब करने से पहले मैं तुम्हारे चाचा की इजाज़त ले लूँ और उसके बाद ही मैं एडमिशन लूँगी। उसके बाद ये सारी बातें तय हो गई। रोहन भी अपने घर चला गया। शाम को चाची ने चाचा से पूछा, तो चाचा ने भी खुशी-खुशी हाँ कह दिया। चाची पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थी। फिर वह कहने लगी कि लेकिन अनिल, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए थोड़ा समय हो गया है, तो इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं यह सब बिना कॉलेज जाए कैसे हैंडल करूँगी। क्योंकि कॉलेज जाती है तो वहाँ तो मुझे प्रोफ़ेसर पढ़ाते, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वह मुझे समझाते, पर यहाँ पर बैठे-बैठे मैं कैसे सारी चीज़ों को समझ पाऊँगी। मैंने चाची से कहा कि अरे! बस इतनी सी बात है। आप इस सब की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए। आपकी पढ़ाई में मैं आपकी मदद करूँगा। आपको जब भी किसी चीज़ में कुछ भी समझ में ना आए, तो आप बेझिझक किसी भी वक़्त मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सुनकर चाची बहुत खुश हो गई थी और फिर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब अक्सर मैं भी चाची की पढ़ाई में मदद कर देता और रोहन भी। हम तीनों लोग कई बार बाहर घूमने के लिए भी चले जाते और कभी डिनर पर जाते, तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। एक रात चाची ने अचानक ही मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, तो वह मुझसे कहने लगी कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें यह तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब चाचा थे, तो वह उनकी अच्छे से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर नहीं है और चाची का खुद से हाथ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए मैं इस चीज़ में उनकी मदद कर दूँ। मैंने तुरंत ही उनके हाथ से तेल लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। लेकिन ना जाने क्यों, जब मैं उनकी मालिश कर रहा था, तो वह तिरछी निगाह से मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने इसलिए फटाफट से उनकी मालिश की और बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। धीरे-धीरे अब मैं नोटिस कर रहा था कि चाची मुझसे अपना हर छोटा-मोटा काम करवाती। जैसे कभी कहीं जा रही हो, तो कभी अपना मंगलसूत्र मुझसे ही पीछे बांधने के लिए कहती, कभी मुझसे अपने साड़ी का पल्लू बंधाती, तो कभी कुछ। वैसे इन सब चीज़ों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ था, तो उनकी मदद मैं कर सकता था। लेकिन वह मुझसे जो भी काम करवाती, उस वक़्त वह मेरे करीब आने की भी कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखा करती, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं चाची के मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है। इस वजह से मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा और बहुत ही कम बात करने लगा। वह अक्सर मुझसे कहती कि मैं उन्हें चाची ना कहूँ बल्कि सौम्या कहकर बुलाऊँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी मेरे दरवाजे पर बहुत जोरदार दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। चाची मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि मैं आज रात यही सोऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गया। मैं यही सोचने लगा कि चाची अगर मेरे कमरे में सोएंगी वह अभी पूरी रात, तो फिर न जाने आगे क्या होगा। मैंने चाची से कहा कि अरे, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं। आप घबराइए नहीं, मैं तो आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चाची ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और तुरंत ही दनदनाते हुए मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं एकटक खड़े होकर उन्हें देख रहा था। फिर वह मुझसे बोली कि अरे, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ, तुम भी आओ, इधर ही लेट कर सो जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा महसूस होने लगा। ऐसी उलझन भरी स्थिति बन चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर लूँ। उसके बाद मैं बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि चाची कब गहरी नींद में सो जाए
और जब मुझे लगा कि वह अब सो चुकी हैं, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन चाची ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर क्यों लेटकर सोया था, क्योंकि मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वह बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र जताने लगी कि मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने चाची से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। मैं अपनी पढ़ाई में ही करता रहता था, जिसकी वजह से वह मुझसे अब शिकायत करने लगी थी। क्या अनिल, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज़्यादा बात करते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने-फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने चाची से कहा कि दरअसल मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं और मुझे पढ़ना है। बस इसीलिए मैं अब आपके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यह कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से चाची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे फिर से अपनी कमर की मालिश करने के लिए बोला। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद चाची अचानक से उठकर बैठ गई और फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे अपनी हॉबीज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है और जिसमें मुझे ट्रैवलिंग करना, बैडमिंटन करना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। क्योंकि उन्होंने मुझसे यह सवाल किया था, इसलिए मैंने भी उनसे पूछा कि आपको क्या-क्या पसंद है? तो वह मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि घुड़सवारी तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह! आपकी यह पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वह देखते हुए कहने लगी, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और उनके चेहरे पर उस वक़्त जो अजीब-सी मुस्कान तैर गई, उससे तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं पसीने से तर-बतर होने लगा। मेरे और उनके बीच एक अजीब-सा सन्नाटा पसर गया। वह अभी भी बार-बार मुझे इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा था और तभी फिर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं उन पर जोर से चिल्लाया कि आप मुझसे यह कैसी बातें कर रही हैं? और ऐसा कहते ही चाची थोड़ा-सा घबरा गई और कहने लगी कि अनिल, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे इस वक़्त बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची ने मुझे इस तरह की बात क्यों की और मुझे इस तरह से इशारा क्यों किया। अब मुझे चाची की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से तो मैंने चाची से और भी ज़्यादा बात करनी बंद कर दी। हालाँकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझे बार-बार यह समझाने लगी कि वह ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही थी। पर फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर दिया कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है। एक दिन कॉलेज में अचानक ही मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हुई और जब मैं जल्दी घर वापस लौटा, तो यह देखकर दंग रह गया कि चाची के कमरे से मेरे दोस्त रोहन की हँसने की आवाज़ आ रही थी। रोहन ने तो कहा था कि आज उसे अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन वह यहाँ पर अकेले चाची के साथ क्या कर रहा था? मुझे चाची पर तो पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त रोहन भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा है, इस बात का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। अभी मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों मेरा ही मज़ाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त अनिल तो एक नंबर का डरपोक है। मैंने तो उसे ना जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है और इसीलिए वह हर वक़्त मुझसे छुपा-छुपा घूमता है। लेकिन सच कहूँ, मुझे तो तुमसे एक असली मर्दों वाली बात नज़र आती है। इस बात पर रोहन बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि अरे! आप उस अनिल को छोड़िए, वह तो बड़ा ही डब्बू किस्म का इंसान है और मेरे साथ खुश रहिए। और उसके बाद उन दोनों ने जो किया, उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। जिस चीज़ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे चाचा का हक था, वह इस वक़्त सिर्फ़ रोहन को मिल रहा था। यह सब कुछ मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आया और एक पार्क में जाकर बैठ गया। मेरी आँखों के सामने अभी भी वह नज़ारा घूम रहा था और मुझे रह रहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं चाची के चेहरे से यह पर्दा उठाकर ही रहूँगा। वह मेरे चाचा को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता और इसीलिए मैंने तुरंत ही फ़ोन करके चाचा को चाची की
एक-एक हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। चाचा भी गुस्से में बुरी तरह से बौखला गए और उन्होंने इमरजेंसी में अपने टिकट करवा लिए और मुझसे कहा कि वह 2 दिन के बाद इंडिया वापस आ रहे हैं। इधर मैं भी 2 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा था कि चाची को ज़रा-सी भी इस बात की भनक न लगे कि मैं उनकी सच्चाई जान गया हूँ। 2 दिन के बाद चाचा जैसे ही फ्री होकर आए, उन्होंने तुरंत ही आकर चाची के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अचानक से कि ये क्या हुआ। वह कहने लगे कि आप एक तो अचानक आ गए और फिर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? चाचा कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनिल के दोस्त के साथ वह सब करने की। चाचा के मुँह से ये बात सुनकर चाची के तो होश ही उड़ चुके थे। वह बुरी तरह से चाचा के आगे रो-रो कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी क्या करती, मेरे सामने और कोई भी चारा नहीं था। चाचा ने कहा कि लेकिन जब मैं तुमसे कह कर गया था कि तुम्हें यह सब अनिल के साथ करना है, तो फिर तुम उसके दोस्त के साथ आखिर क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ़ अनिल तक की हद दे रखी थी। चाचा के मुँह से यह बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चाचा कहने लगे कि वैसे तो तुम बहुत लंबी-लंबी फेंकती थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अच्छे-अच्छों का ईमान डुला दो और तुम इसे अंधे से लड़के को अपने काबू में नहीं कर पाई। चाची कहने लगी कि मैंने तो ना जाने कितनी कोशिश की, ना जाने कितनी बार मैंने ऐसी हरकतें की कि यह अपना होश खो बैठे, लेकिन यह ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। इसने तो मेरे करीब आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां ही बना ली थी। मैंने इसे कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन यह तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि जब यह मेरे काम नहीं आ सकता, तो फिर मैं उसके दोस्त से ही अपना काम बनवा लेती हूँ। उन दोनों लोगों की ये बातें सुनकर मुझे अचानक गुस्सा आया और मैंने चाचा से कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर चाचा मेरी तरफ गुस्से से पलटे और कहने लगे कि देख अनिल, तुझे मेरा यह काम करना ही पड़ेगा, हर हाल में। तुझे मुझे एक बच्चा पैदा करके देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक बांझ हूँ। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था। लेकिन अब मैं अपनी दूसरी पत्नी को नहीं खोना चाहता और समाज में इस बात का रुतबा भी नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। मैं एक नामर्द नहीं हूँ। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ था, तो मेरी पहली पत्नी ने इस बात को लेकर मुझे बहुत बदनाम कर दिया था और फिर हर कोई मुझे शक की नज़र से देखने लगा था। हर कोई मुझ पर उँगली उठा रहा था और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे नामर्द कहे और इसी वजह से मैंने यह दूसरी शादी की, ताकि दूसरों के दिमाग में जो यह शक का कीड़ा है, उसे मैं पूरी तरह से खत्म कर सकूँ। तुझे मेरे इस माथे पर लगा हुआ यह कलंक मिटाना ही होगा, हर हाल में, वरना मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नामर्द हूँ और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अपने इसी इरादे की वजह से तुझे यह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा था और इसीलिए मैं तुझे तेरी चाची के साथ अकेला छोड़कर गया, ताकि वह तुझे अपने जाल में फँसा सके और तुझसे मेरा वंश बढ़ाने वाला ले सके। क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरा जो वारिस हो, वह इसी परिवार के किसी व्यक्ति से पैदा हो और मुझे तुझसे बेहतर और कोई भी ऑप्शन नहीं लगा, क्योंकि तेरी और तेरी चाची की उम्र लगभग एक ही है, तो तुम दोनों के बीच यह चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती। लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। इसकी खूबसूरती पर तो हर कोई एक बार में ही मर जाता है, पर तू तो आज तक नहीं पिघला। पहले तो चाचा ने मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं उनका यह काम कर दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपकी इस गिरी हुई हरकत में मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता और इसी वजह से मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ अपना सामान समेटने के लिए आगे बढ़ा कि तभी अचानक से किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोरदार वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बंधा हुआ था और चाचा चाची मेरे सामने खड़े हुए थे। चाचा कहने लगे कि तुझे मेरा यह काम हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी या फिर जबरदस्ती। अगर तू मेरी बात प्यार से मान जाता तो मुझे तेरे साथ यह सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी नाक बचानी ही है और अपना वंश हर हाल में आगे बढ़ाना है।
इसीलिए अब मुझे यही करना पड़ेगा। चाचा ने चाची से कहा कि अब अगर इस मामले में कोई भी गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चाचा ने चाची से कहा कि जाओ, इसके लिए दूध बना कर लाओ, और वह जो गोली मैंने तुम्हें बताई थी वह भी उसमें मिला देना। इतना कहकर चाचा और चाची दोनों ही लोग कमरे से बाहर निकल गए और मैं इधर बुरी तरह से छटपटा रहा था। मुझे रोना आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। मेरे ही सगे चाचा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अपने अहम और समाज की नजरों में उठने के लिए। वह मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही यह सब कुछ करते हुए। मैं यह सब सोचकर बुरी तरह से रोने लगा और अपने हाथ पैर हिला हिलाकर रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन रस्सियां काफी मजबूत बंधी हुई थी, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि तभी अचानक ही मेरे कमरे की खिड़की से मैंने रोहन को मेरे कमरे में आते देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गया। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मेरे हाथ पैरों को खोल दिया। मैंने तुरंत ही उसे उस वक्त गले से लगा लिया। हालांकि इस पल से पहले मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फिर हम दोनों तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए। मैं उसके साथ बाइक से एक पार्क में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। लेकिन मैंने हैरानी से रोहन की तरफ देखते हुए कहा कि तुम आखिर मेरे कमरे की खिड़की से अचानक कैसे आ गए। तब रोहन ने बताया कि मैं तेरी चाची से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे चाचा घर आ चुके हैं। लेकिन मैं जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अभी तुम लोगों की बात करने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो मैं खड़े होकर वहीं पर सब कुछ सुनने लगा। और फिर अचानक ही मैंने देखा कि तेरे चाचा तेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तू एक सीधा साधा इंसान है, और तेरे साथ गलत होते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त के साथ ये सब नहीं होने दे सकता था, और बस इसलिए मौका पाते ही मैंने तेरे कमरे की खिड़की से आकर तुझे बचा लिया। मैंने रोहन को एक बार फिर से गले लगाकर थैंक यू बोला, क्योंकि आज अगर वह सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी होती। मैंने तुरंत ही उसके फोन से फोन करके पापा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह भी दंग रह गए कि उनका ही छोटा भाई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। उसके बाद मैंने रोहन से कुछ पैसे लिए और ट्रेन की टिकट खरीद कर मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे घर वालों का भी मेरी तरह ही बहुत बुरा हाल था। वह भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरे खुद के सगे चाचा मेरा इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पापा ने चाचा के पास जाकर उन्हें बहुत ही खरी खोटी सुनाई और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। पापा ने कहा कि अगर यह हरकत किसी और ने मेरे साथ की होती तो अब तक वह इंसान जेल में होता, लेकिन क्योंकि चाचा उनके सगे भाई थे, बस इसी बात पर वह उन्हें छोड़ रहे थे। उसके बाद मैं वहां से अपना सारा सामान समेटकर वापस अपने शहर में आ गया और वहां पर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझ पर जो भी बीती उससे मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कभी-कभी हमारे अपने ही हमें इस तरह का धोखा देते हैं कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इंसान अपनी खुदगर्जी में कब इतना अंधा हो जाए कि वह सारी हदों को पार कर दे, यह आज के ज़माने में बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के अंदर हद से ज़्यादा स्वार्थ भरा पड़ा है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें वह ना तो किसी की भावनाओं के बारे में सोचता है और ना ही किसी की फ़िक्र करता है। इसलिए हमें हर वक़्त अपने आस-पास की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह वहाँ पर होते, तो आप क्या करते? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।